घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, प्रदेश की विधानसभा में हुए हैं, निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के ऊपर और ख़ास करके हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, जो एक पहाड़ी राज्य है, एक शांति प्रिय राज्य है, इस तरीके के घटनाक्रम होना एक चिंता का विषय है। एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पॉपुलरली इलेक्टेड मैंडेट हिमाचल प्रदेश के 70 लाख अवाम ने जो सरकार को चुना है और सरकार को चुनने के बाद मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसके बाद इस तरीके के घटनाक्रम होना ये एक चिंता का विषय है। मगर हमें इसके बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता है और ये देखने की आवश्यकता है कि ये घटनाक्रम प्रदेश के अंदर क्यों हुए हैं, क्या कारण थे जिसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर खड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता की मेमोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूँगा और आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले की जो घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, जिन परिस्थितियों में ये सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनी है, उसके बारे में कहना चाहूँगा। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए प्रदेश के अंदर, प्रदेश के सब उस समय का जो नेतृत्व था, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, जो उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, पीसीसी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, और उस समय के जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कलेक्टिवली सबकी रहनुमाई में चुनाव लड़े गए, चुनावों को जिताया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरे तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिस पे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके एक दिन पहले एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा और उसमें ये कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूँ कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। 1 साल इस कार्यकाल को हुआ है। इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है, मगर आज कहना और उसको स्पष्ट तरीके से कहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रदेश की जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति और जिन लोगों का विश्वास हम में है, जिन्होंने इस पार्टी को लाने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है, उनके प्रति ये मेरी जवाबदेही है। मैंने हमेशा से ये बात कही है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है, जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को
पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है। लगातार इन विषयों को जो है वो हमारे पार्टी के और जो नेतृत्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर आकर खड़े हुए हैं और उसकी वजह से ये चीज़ें आज जो भी परिस्थितियां आज बनी हैं, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर है। यहाँ से आगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो तो समय ही उस चीज़ को बताएगा, मगर आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कॉलिंग अ स्पेड और इन चीज़ों को हमने जहाँ जहाँ हो सकता है हमने उठाया है। बट बिकॉज आई एम अ डिसिप्लिन्ड मेंबर ऑफ द पार्टी, आई अंडरस्टैंड एंड आई नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। इसलिए मैंने जितना बात करनी थी उतनी ही बात हमेशा करी है। मगर ये भी सत्य है कि प्रदेश में जो हमारे युवा हैं, प्रदेश में जो हमारे नौजवान साथी हैं, जिन्होंने इस सरकार को बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान चुनावों के समय में दिया, आर वी एबल टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस? मैंने प्रदेश के करीबन आधे इलाके में प्रदेश के जाकर लोगों के साथ जो है वो समर्थन युवाओं का प्राप्त किया। बहुत से ऐसे इश्यूज थे, हमको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पार्टी हाईकमान ने, जिन्होंने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम प्रदेश के क्षेत्रों में जाए, अलग अलग इलाकों में जाए, और हमने रोजगार की बात है या ये बात है वो बातें हैं, उन चीज़ों के ऊपर बात करी एंड पीपल होल हार्टेडली, द यूथ होल हार्टेडली सपोर्टेड अस। बट आर वी इन अ पोजिशन टू fulfill our promises for the youth of the state? That is a question that needs to be thought about, that needs to be anticipated upon, and that needs to be duly deliberated and discussed. क्योंकि ultimately हम एक चुनी हुई सरकार है और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो बातें हमने करी है उनको हम पूरा भी करें, समय के ऊपर पूरा करें, और ड्यू डिलीवरेंस जो है वो होना चाहिए। जैसा कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी done, it should be seen to be delivered. The same case is with governance also. केवल ये कहना कि हमने किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग, खास करके युवाओं को ये एहसास होना चाहिए कि द गवर्नमेंट एंड द पार्टी एंड द जो सरकार है वो उनके साथ खड़ी है। मगर जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिली है हमको प्रदेश के अंदर। एंड आई एम डीपली हर्ट बाय ऑल दीज थिंग्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड। मैंने हमेशा लीडरशिप का सम्मान किया है, मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया है, और हमेशा एक ड्यू डिसिप्लिन के साथ सरकार को चलाने का अपना पूरा योगदान दिया है। मैं आज यहाँ पे आके अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट आई कैन टेल यू विद 100% कन्विक्शन that in the last 1 year as a minister in the Congress government, whether it was as PWD minister, earlier as sports minister and now as UD minister, जितना हमसे हो सका इस 1 साल के कार्यकाल में हमने पूरी मजबूती से सरकार का समर्थन किया है, और जो भी काम हमसे हो सका अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसको हमने पूरी मजबूती से काम करने का प्रयास प्रदेश के अंदर किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम 100% उस चीज़ में सक्सेसफुल हुए हैं, मगर हमारी ओर से इंटेंशन पूरा था, काम करने का नज़रिया पूरा था, और उसको हमने डिलीवर करने का हर संभव प्रयास इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो है वो किया है। मगर मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि देयर वॉज from some quarters attempts to humiliate me in my functioning, in my capacity as cabinet minister. जिस तरीके से जो messages department के अंदर formed, it was a collective effort of everybody. I respect the leadership, I respect the honorable chief minister, but there has to be due respect, there has to be है कहाँ पर हुई है मैं नहीं जानता हूँ, मगर ऐसा लगता है कि डेलिब्रेट तरीके से ये चीज़ें जो है वो प्रदेश के अंदर या सरकार के अंदर हुई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी भी प्रेशर में आने वाला है। जैसा मैंने कहा
मुझे पता है रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना, साइड what has to be done, when it has to be done, in the interest of the party and in the interest of the government. दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर जो मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज़ ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ कि इस तरीके की चीज़, किस चीज़ क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूँ। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है। हर चीज़ राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज़ को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीज़ें भावनात्मक होती है, कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी, इस चीज़ पे जो है वो अच्छा नहीं लगा, और मैं आज इस चीज़ को जाहिर कर रहा हूँ। और आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज़ के बारे में जो है वो संज्ञान लेगी, और इस चीज़ को आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने पार्टी का हमेशा हर जंक्चर पर साथ दिया है, और पिछले कल भी बहुत स्पेकुलेशंस थी, बहुत तरीके के अफवाहों के बाजार गर्म थे, मगर हमने पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के हाईकमांड का जो आदेश था उसको हमने पूरा किया है, और जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमांड का जो विश्वास हम में रहा है उसको हमने पूरा किया है। और आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे, या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल, मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ना कह सकता हूं, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूं। विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रतापूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा किया जाएगा, और मैं फिर से प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि
इतने समय तक आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो प्रेरणा मुझे समय समय के ऊपर दी। बहुत से जीवन में कठोर निर्णय लेने भी पड़ते हैं, बहुत से मुश्किल समय भी आते, मगर प्रदेश की जनता ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, हमेशा हमारा समर्थन किया है, हमेशा मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है और मैं हमेशा आने वाले समय में भी उसी तरीके से सही का समर्थन करते हुए, गलत का विरोध करते हुए आगे बढ़ूंगा और उसके बाद पूरी निष्ठा से अपने, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर फिर भी अगर कोई कमी रह गई है उसके लिए मैं विनम्रता से प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि अगर कोई कमी मेरे से रह गई होगी और आने वाले समय में हम मजबूती से जिस भी कैपेसिटी में मैं हूँगा, मैं हमेशा प्रदेश की आवाज़ को, प्रदेश के लोगों की आवाज़ को बेबाकी से, पूरी मजबूती से उठाने का काम करता रहूँगा। छात्र संगठन एबीवीपी की चंबा इकाई द्वारा पश्चिम बंगाल में संदेशखाली की दिल दहलाने वाली घटना के विरोध में कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका। उनका कहना है कि संदेशखाली घटना बेहद दिल दहलाने वाली है, लेकिन इस मामले के आरोपियों पर कोई कार्रवाई न होना बेहद शर्मनाक है। भवानी ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई चंबा इकाई अध्यक्ष। जैसे कि आप देखते हैं कि आज विद्यार्थी परिषद इकाई चंबा द्वारा पश्चिम बंगाल में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के लिए आज विद्यार्थी परिषद इकाई चंबा द्वारा कैंपस में धरना प्रदर्शन किया गया और ममता बनर्जी जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है उनका पुतला जलाकर वहाँ की सरकार का बहिष्कार किया गया है। आप देख सकते हैं कि एक भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर नारियों को पूजा जाता है, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, लेकिन उस देश का एक राज्य ऐसा है, उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नारियों के साथ बहुत ही अत्याचार किए जाते हैं, बहुत ही दुर्व्यवहार किए जाते हैं। मुझे बोलने में भी शर्म आती है कि जिस पश्चिम बंगाल, जिस राज्य की महिला, जिस राज्य की एक चीफ मिनिस्टर महिला है, उस राज्य में ही महिलाओं का पूर्ण रूप से वहाँ पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं बात करूँ वहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की, तो वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उस महिला पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए किसी प्रकार का भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। बात तो तब शर्मनाक बात तो तब लगती है जब वहाँ पर एक महिला को, एक वहाँ का नेता, इसे नेता कहूँ या गुंडा कहूँ, इस शाहजहां शेख नामक एक नेता है, मुझे शर्म आती है ऐसे नेता बोलने में, जो कि घरों घरों में जाकर महिलाओं को लाते हैं और अपने ऑफिसों में उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं, बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। 7 मार्च को जिले के 51 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों का इलाज करने वाला कोई चिकित्सक नहीं होगा, क्योंकि इस दिन स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत 90 चिकित्सक कैजुअल लीव पर रहेंगे। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के जिला महासचिव डॉक्टर करण हितैषी ने बताया कि पंजाब की तर्ज पर एमपीए मिलना डॉक्टरों का हक है। डॉक्टर हाई रिस्क माहौल में अपनी जान की परवाह किए बिना काम करते हैं। 24 घंटे डॉक्टर को सेवाएं देने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। इसकी एवज में डॉक्टर को 13 महीने का वेतन नहीं मिलता, बल्कि 12 माह के वेतन पर अन्य कर्मचारियों की तरह डॉक्टर भी अपनी नौकरी करता है। सरकार ने मेडिकल ऑफिसरों की वरिष्ठता सूची 8 सालों से नहीं निकाली है। इस दौरान उन्होंने इस हड़ताल को लेकर और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर करण हितैषी है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ एचएमओ चंबा का। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है और आपके माध्यम से मैं लोगों को फिर से बताना चाहूँगा कि 1 महीने से ज़्यादा का अंतराल हो चुका है जब हिमाचल प्रदेश के लगभग 3000 मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो ब्लैक पैचेस पहन करके अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ दिनों पहले से सभी मेडिकल ऑफिसर्स पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं जो 9:30 से 12 बजे तक चल रही है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि इस स्ट्राइक के, इस पेन डाउन स्ट्राइक के दौरान किसी भी टाइप की इमरजेंसी सर्विसेज बाधित नहीं है। लोगों को उपचार, इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। देखिए, 5 मुख्य डिमांड्स को लेकर के हमने ये प्रोटेस्ट जो स्टार्ट किया था
और मैं इसको डिमांड्स नहीं बोलना चाहूँगा, ग्रीवेंसेस हैं, क्योंकि वो सारे हमें जिसको बोलते हैं जस्टिफाइबल राइट्स जो हैं वो हमें पहले से मुहैया करवाए जा रहे थे, जो हमसे छीन लिया गया था। तो इसके लिए हम लगातार सरकार के साथ डिस्कशन में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 2 बार हमारी मीटिंग हुई और दोनों बार इन सभी मांगों पे अपनी सहमति भी जताई है और इनको पूरा करने का हमें आश्वासन भी दिया है। लेकिन हमें नहीं पता कि किस जगह पे जाकर के ये सारा काम होना रुक गया है, कहाँ पे ये कमियां आई है। तो ये काम जल्द से जल्द हो, हमारी डिमांड जल्द से जल्द पूरी हो। हम इसके लिए पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। कुछ जो मुख्य डिमांड्स थी उनमें से सबसे पहले हमारा एनपीए का इशू था। एनपीए आपको पता नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, जो बड़े पहले से सिर्फ हिमाचल के डॉक्टर्स को नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में हर एक सर्विसेज में डॉक्टर्स को मुहैया करवाया जाता है। और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो हमारे नए रिक्रूट्स डॉक्टर होंगे उनको एनपीए उनकी तनख्वाह में इंक्लूड किया जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया है। तो इसकी वजह से जो हमारे पीजी करके डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको 33,000 रुपये के ऊपर नौकरी करनी पड़ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि आज के टाइम पे एक डॉक्टर को 33,000 रुपये में अगर काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए कितनी मुश्किल सिचुएशन है। दूसरा हमारा इशू इसमें ये था डीएपीसी का, डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। 2016 में केंद्र सरकार ने स्पेशल गजट पास किया जिसमें डॉक्टर को एज ए स्पेशल कैटेगरी कंसिडर करते हुए इनको एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में बात करी गई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो डॉक्टर्स हैं इसके साथ साथ विभिन्न स्टेट्स की गवर्नमेंट अपने डॉक्टर्स को दे रही हैं। तो हमारा सरकार से ये गुजारिश थी कि हिमाचल के डॉक्टर्स को भी ये प्रोवाइड करवाया जाए। तीसरा हमारी जो इसमें ग्रीवेंस थी वो ये थी कि जो हिमाचल प्रदेश के HPSETS के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो किसी अच्छे से अधिकारी को न रखते हुए इसको किसी हेल्थ के डिपार्टमेंट के किसी उच्च अधिकारी को सौंपा जाए। चौथी हमारी जो डिमांड थी वो एक्सटेंशन और रीएम्प्लॉयमेंट के बारे में थी। HMO शुरुआत से ही इसके खिलाफ रहा है ताकि जो हमारे नए डॉक्टर्स हैं, जो एनर्जेटिक डॉक्टर्स हैं, जो नॉलेजेबल डॉक्टर्स हैं, उनके लिए जॉब के अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो और वो अपनी सेवाएं जो हैं आम लोगों को प्रोवाइड करवा सकें जिससे उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ये कुछ हमारी एक डिमांड हमारी डीपीसी की थी। अगर मैं चंबा की बात करूं तो हमारे 7 ब्लॉक्स हैं जिसमें 4 हमारे ऑफिशिएटिंग बीएमओज हैं। तो जो ऑफिशिएटिंग बीएमओज है वो ओपीडी के साथ साथ बीएमओ का काम भी देख रहे हैं। यदि ये डीपीसी टाइम बाउंड मैनर में होती है तो 80 के करीब जो हमारे बीएमओ के पद जो है जो रिक्त चल रहे हैं जिस पे अभी तक कोई रेगुलर भर्ती नहीं हुई है वहाँ पे बीएमओ आएंगे, जिससे कि हिमाचल के जो टारगेट्स हैं एनएचएम के वो बढ़िया होंगे, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और जिनके पास ऑफिशिएटिंग चार्ज है वो नॉर्मल ओपीडी देख पाएंगे और वो भी लोगों के स्वास्थ्य में और ज़्यादा लाभ प्रोवाइड करवा पाएगा। तो हमारी ये कुछ प्रमुखता से 5 डिमांड्स थी। इसके साथ साथ मैं एक बात और करना चाहूँगा कि हमारे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो लोग जॉब में होते हैं उनको पीजी कोटा मिलता है, लेकिन इस बार की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें पीजी कोटा में उन्होंने राइडर लगा दिया कि 4 साल की नौकरी के बाद उनको वो बेनिफिट मिलेगा जो भी वो इंसेंटिव मार्क्स के रूप में दिया जाता है। तो हमने ये भी सरकार के समक्ष अपनी मांगे उठाई थी। देखिए मांगे हम बात करे जा रहे हैं, सरकार से आश्वासन भी मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को बड़े पॉजिटिवली सुनते भी हैं, बट अधिकारियों के लेवल पर किसी न किसी वजह से इसे जो है वो डिले किया जा रहा है। आपके माध्यम से हमारा उनसे भी रहेगा कि इसको डिले न करते इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को और ज़्यादा असुविधा का सामना ना करना पड़े। हमारे स्टेट की कार्यकारिणी की बैठक में ये डिसीजन लिया गया है कि यदि ये सारे जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी मांगों को माना गया था इसे पूर्ण नहीं किया जाता तो 7 तारीख को ऑल ओवर हिमाचल में जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो मास कैजुअल लीव पे रहेंगे। पर इसमें मैं आपके समक्ष जोड़ना चाहूँगा कि इस कैजुअल लीव में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज बाधित नहीं होंगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इस मास कैजुअल लीव के दौरान किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज बाधित नहीं होंगी। तो मेरा फिर से आपके माध्यम से जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे मैं ये फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया हमारी डिमांड्स को मानना है उसे धरातल पे उतारने के लिए जल्द से जल्द कोई कार्य किया जाए। धन्यवाद। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, एक ही नाम एक ही नारा, जय श्री राम जय जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम जय श्री
जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एक ही नाम एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे हर्ष महाजन जी राज्यसभा में चुने गए हैं और ये चंबा और हिमाचल को बहुत गर्व की बात है कि आज 75 सालों की राजनीति में चंबा से पहली बार कोई राज्यसभा का सदस्य यहाँ से गया है। तो चंबा में काफ़ी इस बात का उत्साह है और जो पिछली सरकार थी सुक्खू की, वो जिस तरह से कार्य कर रही थी उसके अपने विधायक और जनता त्रास दी थी और ये बात तो होनी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे चंबा से जो नुमाइंदे गए हैं हर्ष महाजन, उनकी कार्यशैली और उनका जो चंबा के प्रति उनका जो विकास का एक नज़रिया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो चंबा और हिमाचल के लिए जी जान से काम करेंगे। मैं चंबा वासियों को और पूरे हिमाचल वासियों को धन्यवाद करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जिला चंबा के लिए राज्यसभा का एक जो पद है सांसद के रूप में देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की और उस पद को आज श्री हर्ष महाजन जी ने एक मत से जीत करके ये साबित करवा दिया कि वो एक कद्दावर नेता है। अब जल्द ही कल देखेंगे कि कल जो है सुक्खू की सरकार जो है टूटने वाली है। कल जो बजट में जो 70 होने वाला है उसमें जो विधायक है वो सारे भाग चुके हैं और कल जो है दोबारा से फिर से हिमाचल में बीजेपी का परचम लहराने वाला है। बहुत ही खुशी की बात है, हमारे चंबा जिला को पहली बार राज्यसभा सांसद के रूप में हर्ष महाजन जी मिले हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस की जो नीतियां थी, धोखे से जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, आज वो सरकार गिर गई है और हर्ष महाजन जी को सभी चंबा वासी जो है बधाई देते हैं, जिनको पहली बार चंबा को ये मौका मिला है हर्ष महाजन जी को राज्यसभा में भेजा। मैं राकेश कुमार, पूर्व जिला परिषद मेंबर और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा महामंत्री जिला चंबा। आज ये जो हमारी सांसद की सीट, जो राज्यसभा सांसद की सीट जो माननीय हर्ष महाजन जी द्वारा हमें सौगात चंबा को मिली है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नड्डा जी और प्रदेश के हमारे जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे चंबा को ये जो है वो सीट आई है। इसके लिए हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय हर्ष महाजन जी चंबा में जो हमारे जो काम रुके हुए हैं उनको राज्यसभा में जाके करवाएंगे और चंबा को बहुत बड़ी सीट जो है पहली बार मिली है। इसके लिए हम चंबा वासियों की ओर से माननीय शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चंबा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सुखद न्यूज़ जो है वो सुनने को पिछली रात से मिल रही है और मैं बधाई देता हूँ श्री हर्ष महाजन जी को। और एक बात जो सामने आती थी कि मोदी है तो मुमकिन है, ये बात वास्तव में सच जो है लग रही है, क्योंकि कई वर्षों से ये एक डिमांड चली आ रही थी कि जिला चंबा से भी कोई पार्लियामेंट में जाए, परंतु दुर्भाग्य ये था कि कांगड़ा की हमारी 13 सीटें हैं और चंबा से 4 सीटें हैं, तो उन समीकरणों को देखा जाए तो ये असंभव सी बात थी। राज्यसभा के बारे में कभी भी किसी ने नहीं सोचा। हर्ष महाजन जी जब हिमाचल में कांग्रेस की राजनीति में रहे
चाहे 1993 में वो विधायक बने, उसके बाद मुख्य संसदीय सचिव बने, 98 में विधायक रहे, 2003 में जाकर के पशुपालन मंत्री बने। तो पूरा हिमाचल जानता है कि जो उनकी कार्यशैली है वो राजनीति से ऊपर उठ करके है, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके है, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके है। एक ही ऐसा शख्स हिमाचल में रहा जिसने कभी भी किसी को ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से हो, किस धर्म से हो, किस जाति से। जो भी उनके पास आया हर संभव प्रयास किए उनका काम करवाने के लिए। और आज भाजपा ने ये सब कुछ देखते हुए कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, 40 सीटें उनके पास है, 3 निर्दलीय है, और भाजपा के पास केवल 25 सीटें हैं। और उस कठिन परिस्थिति में भी अगर हर्ष महाजन को चुना, तो मैं तो शुरू से ही कहता रहा हूँ कि हर्ष महाजन राजनीति के चाणक्य हैं। वो किसी भी गेम को, किसी भी स्थिति को बदलने का दम रखते हैं। और उन्होंने हर परिस्थिति में जब भी वो चंबा में रहे, चाहे राज बीजेपी का भी रहा, उस समय वो कांग्रेस में थे, तो भी चंबा से चाहे पंचायत समिति है, चाहे जिला परिषद है, चाहे नगर परिषद है, वो हर्ष महाजन के कहने पे ही बनती थी। और आज एक पिछले कल मैं सुन रहा था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को कि एक वक्त तो हमने ये निर्णय लिया था कि हमारे पास केवल मात्र 25 लोग हैं, हम राज्यसभा में किसी को नहीं उतारेंगे। परंतु जब हर्ष महाजन जी के ऊपर नज़र पड़ी तो ये निर्णय बदला गया और उन्हें राज्यसभा के लिए उतारा गया। हमने उस समय भी भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का धन्यवाद किया था और आज भी धन्यवाद करते हैं। और एक उम्मीद जिला चंबा के लिए और जगी है, क्योंकि वो चंबा के मूल निवासी हैं, चंबा में उनका जन्म हुआ है, चंबा में ही इसी परिवार से चाहे राजाओं का समय रहा हो तो भी महाजन परिवार राजशाही को चलाया करता था। जब राजनीति आई तो इनके पिता स्वर्गीय देशराज महाजन जी, इन्होंने एक अपना ही उनका नाम रहा है। और उसके बाद हर्ष महाजन जी ने जब ये राजनीति में कमान संभाली तो आज एक उम्मीद जगी है चंबा के लिए कि जहाँ चंबा एक्सप्रेशन ज़िले में आता है, पिछड़े हुए ज़िले में आता है, और बिना केंद्र की मदद से जो बड़े बड़े काम है ये होना असंभव है। और मैं एक सबसे बड़ी बात कहूँ कि चंबा, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की तरफ नज़र डालते हैं तो जहाँ आर्मी का बेस कैंप जो है वो पठानकोट में है, और अगर कारगिल या चाइना की तरफ कहीं जाना है तो सभी जानते हैं कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू और मनाली और लाहौल डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके जाया जाता है। और अगर दूसरी तरफ ये देखें, और एक उम्मीद भी जगी है और हम प्रयास भी करेंगे और उनसे निवेदन भी करेंगे हर्ष महाजन जी से कि अगर पठानकोट से चंबा 120 किलोमीटर है, और ये जो प्रस्तावित एक मांग है बड़ी लंबी कि जोत से नीचे से एक सुरंग बने और चंबा से होते हुए चैहनी पास से अगर पांगी की तरफ जाया जाए तो लगभग 300-400 किलोमीटर जो है वो हमारी सीमाएं और कम हमें मिलती हैं। और दूसरी तरफ जो चंबा में बिजनेस नहीं है, टूरिज़्म बहुत कम है, और कोई कमाई के साधन नहीं है, खेती की ओर ध्यान दे, तो आज जिस तरह से बंदरों ने आतंक मचा के रखा है, लोगों ने खेती करना बंद कर दी है। और अगर इस तरफ से ये सेंटर की मदद से, केंद्र की मदद से अगर ये सुरंगें बन जाती हैं और सीमाओं की तरफ, इसी तरफ से अगर आर्मी का आना और जाना होता है, टूरिस्ट आता है, तो चंबा जिसे देवभूमि कहा गया है, जिसे स्वर्ग कहा गया है,
अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो यही है, तो वो वास्तव में सिद्ध होगा। तो चंबा में जो बेरोजगारी है या जो चंबा की जो अनदेखी है वो भी दूर होगी। इस उम्मीद के साथ हर्ष महाजन जी के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है और भाजपा के ऊपर भी हमें पूर्ण विश्वास है कि जो मुमकिन नहीं है वो मुमकिन करके दिखाती है ये पार्टी। आज पूरा देश जो है इसकी तरफ निगाह लगा के बैठा है। तो मैं हर्ष महाजन जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं और चंबा वासियों को भी बधाई देता हूं कि हम सभी ने राजनीति से ऊपर उठ करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए आगे आना है। तो राजनीति जब वोट होंगे तो अपनी अपनी जगह करें, परंतु जब विकास की बात है तो चाहे जो भी नेता है, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, वो एकजुट होकर के चंबा के विकास की अगर बात करेंगे तो चंबा पीछे रहने वाला नहीं, चंबा आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हर्ष महाजन जी को बधाई देता हूं और उनकी कार्य कुशलता के आगे, उनकी नीति के आगे, उनकी जो सोच के आगे नतमस्तक हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं भानीचंद ठाकुर, पांगी भाजपा मंडल का प्रथम मंडलाध्यक्ष व पूर्व में ब्लॉक समिति का अध्यक्ष व जनजातीय सलाहकार का पूर्व में सदस्य, वर्तमान में पांगी मंडल का प्रवक्ता हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि 70 साल के जब से लोकतंत्र बना, चंबा जिला को लोकसभा व राज्यसभा के लिए जाने के लिए कभी भी हमें मौका नहीं मिला जिला चंबा को। अभी हाल ही में मैं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक शासक उम्मीदवार श्री हर्ष महाजन जी को इस राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रोजेक्ट किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं हर्ष महाजन जी को भी बधाई देता हूं। वो जब इस क्षेत्र से जिस भी पद पे रहे, उन्होंने चंबा के लिए बहुत कुछ किया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जब आपका नामांकन हर्ष महाजन जी हुआ था तो मैंने तब भी आपको अपने मैसेज के माध्यम से देवी देवताओं का आशीर्वाद दिया था। आज सही वक्त पे आपका चयन हुआ। ये हमारा चंबा जिला का सौभाग्य है कि पहले बार हम लोग 70-75 साल के लोकतंत्र में अभी हम दिल्ली राज्यसभा में पहुँचे। हमारे जिला चंबा हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जिला है, लेकिन विकास की दृष्टि से हम आगे नहीं बढ़ पाए। उसका कारण यही है कि हम खुद ही आगे नहीं बढ़ पाए तो जिला को कैसे आगे ले पाएंगे। आज हमें ये सौभाग्य मिला कि चंबा जिला के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो रुके थे, चाहे वो द्रमण सिवता चंबा जोत टनल चौवाड़ी और नेशनल वे हाई पांगी तक जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, तथा साच पास में जो हमारा रोपवे का प्रोजेक्ट जो लंबित पड़े हुए हैं, इनको अमली जामा पहनाने के लिए हमें आपसे बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि आप एक बहुत पुराने अनुभवी नेता हैं। आप पिछले कांग्रेस सरकार में भी बहुत सारी योजनाएं आपने इस चंबा ज़िले के लिए लाई, लेकिन उसके बाद यहाँ छोटे मोटे काम तो हुए, लेकिन बड़ी योजनाएं कोई भी इस ज़िला के लिए नहीं ला सका। मात्र एक नेशनल हाईवे इस ज़िले के लिए अभी काम चला हुआ, पठानकोट बरमौर का,
जबकि अन्य छोटे छोटे जिलों में देखो चारों तरफ से नेशनल हाईवे से घिर गए हैं, परंतु इस जिला में कोई भी ऐसे उन्नति की राह पे देखें कोई बड़ा काम नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे हमारी आशाएं भी हैं, विश्वास भी है कि आप चंबा जिला का जो भी विकास कार्य अभी रुके हैं उनको अमली जामा पहनाएंगे। और मैं चंबा जिला के सभी जिला वासियों को, विशेषकर पांगी घाटी के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। व आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप इस जिला के उन्नति के लिए हर संभव कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थे और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हमेशा सत्य में जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया, मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भांडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। आप देखिए सदन के अंदर पैरामिलिट्री आ रही है, सीआरपीएफ आ रही है। किस प्रकार का लोकतंत्र है कि हमारी सदन है, हमारा सभागार है, और इस प्रकार की ये प्रक्रिया अपनाकर किस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। खरीदने की कोशिश हो रही थी, रातों रात कितने करोड़ों रुपए की प्रलोभन दी गई। मैं उन्हीं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो जिन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखिए, नहीं ऑब्जर्वर जो आए थे वो हमारे जो ये प्रकार की गुंडागर्दी तो नहीं होनी चाहिए ना सदन में, तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए आप ये कहना कि विक्रमादित्य जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका स्पीकर कोई औचित्य नहीं। उनसे जो बात मेरी अभी थोड़ी देर हुई थी जब हमारा बजट का वो चल रहा था, लेकिन चंबा में मेपल ट्री की लकड़ी की तस्करी के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने लुडेरा में मेपल ट्री की लकड़ी के टुकड़ों के साथ भरे बोरों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेपल ट्री के टुकड़ों के साथ पकड़े गए 3 लोगों में 2 नेपाली जबकि 1 स्थानीय व्यक्ति शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस लकड़ी का इस्तेमाल लकड़ी के बेशकीमती बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। इन बर्तनों का इस्तेमाल ज्यादातर तिब्बत समुदाय के लोग करते हैं। यहाँ तक कि संगीत के वाद्य खासकर वायलिन यंत्र तक तैयार करने के लिए भी इसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल जब मेपल ट्री की लकड़ी के अलग अलग टुकड़े करके उसे बोरी में भरकर उसकी तस्करी की फिराक में चल रहे 3 लोगों की इस कारगुजारी का वन विभाग की टीम को पता चला तो विभागीय टीम ने भी इन तीनों को लुडेरा में नाका लगाकर धर दबोचा है। उधर आरओ मनोज कुमार ने भी मेपल ट्री की तस्करी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए 3 लोगों में 2 नेपाली जबकि 1 स्थानीय व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक हमारा मेपल का ट्री होता है, उसमें एक नॉट निकालते हैं ये लोग, तो वो हमने पकड़े हुए हैं। उसमें 3 लोगों को हमने पकड़ा हुआ है अभी, और अभी जो है हम तफ्तीश कर रहे हैं। इंक्वायरी हमारी चल रही है अभी। हमने लुडेरा चेक पोस्ट पे पकड़ा है।
हमें गुप्त सूत्रों से सूचना थी कि इस तरह से कुछ करते, तो हमने फिर अपने स्टाफ को बता दिया गया था और हमारे जो लेला चेक पोस्ट है वहाँ पे उन्होंने गाड़ी की चेकिंग करते हुए पकड़े गए। 2 लोग नेपाल के हैं और एक यहाँ लोकल ही है, चंबा का ही है। किस काम आता है ये जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बोलते हैं कि ये कटोरियाँ बनती है, तिब्बत और चाइना को ले जाते हैं और उसकी कटोरियाँ बनाते हैं। भाई वहाँ पे बहुत ही प्रेवलेंट है इस तरह के।